हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था से संबंधित, और वो भी प्राध्यापक परीक्षा 2018 में आया हुआ एक प्रश्न है। स्कूल लेक्चर परीक्षा इकोनॉमिक्स में आया एक प्रश्न है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। और क्यों ये प्रश्न मैंने चुना, असल में हम लोग अभी ये पूरा पेपर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके साथ में, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रश्न को, ये पहला क्वेश्चन है पेपर का, इस पर्टिकुलर प्रश्न को मैंने इसलिए चुना कि आप इस बात को समझें कि स्कूल लेक्चरर परीक्षा आम परीक्षाओं जैसी नहीं है। इसके अंदर आपको एक क्वालिटी की गाइडेंस चाहिए। इस परीक्षा के अंदर इतना गहन अध्ययन आपको करना पड़ता है। एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी बातें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दो उन्नतोदर तटस्थता वक्र, दो उन्नतोदर तटस्थता वक्र क्या क्या कर सकते हैं। टू कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व्स are parallel to each other, are L shaped, cannot be parallel to each other और can intersect with each other। एक दूसरे के समानांतर होते हैं, L आकृति के होते हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकते, एक दूसरे को काट सकते हैं। अब ये सवाल आया। अब इस सवाल को पहले तो आधी बार तो सवाल ही नहीं समझ में आएगा, चलो एक बार को सवाल समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सबसे पहली बात, ये तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व है क्या। तो पहले तो ये पता चले कि ये है क्या, दूसरा पता चले कि ये किससे संबंधित है, फिर पता चले कि उन्नतोदर या कॉन्वेक्स क्या होता है, और उसके बाद हमें पता चले कि अगर ये कॉन्वेक्स होता है तो क्यों होता है, और क्या ये सब चीज़ें संभव हैं। अगर हमें इतना पता हो तब जाके हम लोग कहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। और इतना पता करने के लिए कोई दो लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, ये अप्रोक्सीमेटली ये मानिए कि लगभग एक बहुत बड़ा चैप्टर, या एक चैप्टर भी नहीं तो एक चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये टॉपिक पढ़ाना नहीं है, सिर्फ इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से जुड़ी बात बताना है, इसलिए मैं बातों को समराइज रखूंगा। तो इसको यूँ समझें कि जो मैं बता रहा हूँ वो भी 5% है। हम लोगों को जब इसको पढ़ना है क्लास में तो खूब डिटेल इसकी चाहिए। तो आइए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझें कि आखिर इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र होता क्या है। एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक वैसे इंडिफरेंस का मतलब है कि इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। मैं हर चीज़ पे तटस्थ हूँ। ये है क्या चीज़, समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में दो वस्तुएं होती हैं, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में से इकोनॉमिक्स में एक बेसिक प्रॉब्लम है। जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि आपके पास जो भी कुछ है वो संसाधन सारे के सारे सीमित हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। मतलब ये मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं तो सीमित हैं, आपके पास वस्तुएं हैं तो सीमित हैं। तो हमेशा सीमितता जो है इकोनॉमिक्स में रहती ही रहती है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो चीज़ें हैं, अब उन दो चीज़ों में से दोनों काम में लेनी है। ऐसा नहीं कि हम एक को काम ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, दोनों काम में लेनी है, और दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के काम लेना है, दोनों का एक मिश्रण बना के काम लेना है। लेकिन दोनों को आप बराबर काम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों बराबर काम ले ली छुट्टी, नहीं, एक को ज़्यादा और एक को कम। अब जैसे जैसे एक चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे तो दूसरी को घटाना पड़ेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपके घर में खाना बना, ठीक है, आपके घर में आप बहुत सारे लोग हैं, आपके घर में आज खाना बना, और खाने में मान लेते हैं कि खाने में रोटी भी बनी और खाने में सब्जी भी बनी। दो चीज़ें, रोटी और सब्जी, दो चीज़ें बनी। अब रोटी सब्जी जो बनाई गई उसकी क्वांटिटी फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि माता जी ने भंडारा खोल रखा है, कोई भी आए खाए जाए। एक लिमिटेड क्वांटिटी में हम लोगों ने बनाया, सीमित मात्रा हमारे पास उपलब्ध है। खाने वाले आप बहुत सारे हैं, इसका मतलब जितना चाहिए उससे थोड़ा ही है, उससे ज़्यादा नहीं है हमारे पास, बेहिसाब नहीं है। अब आपने बोला कि भाई मैं सब्जी ज़्यादा खाऊंगा, तो आपकी माताजी कहती है बेटा देख, सब्जी और रोटी दोनों मिलेगी, एक चीज़ तो मिलेगी नहीं। अगर सब्जी ज़्यादा खाना चाहता है, सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, ज़्यादा खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर रोटी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब्जी अगर तू सारी खा जाएगा तो दूसरे को रोटी तो दें कम से कम, पता चले कि तू सब्जी भी खा गया, रोटी भी खा गया, एक आदमी भूखा मर रहा है, ऐसा ना हो। तो अगर आप सब्जी ज़्यादा खाओगे तो रोटी आपको कम खानी पड़ेगी। दूसरा भाई कहता है भाई मेरे को तो सब्जी में तीखा लगता है, मैं सब्जी नहीं खा रहा, मेरे को तो रोटियाँ ज़्यादा खानी है। अगर वो रोटियाँ ज़्यादा खाएगा तो हम उसको सब्जी ज़्यादा नहीं देंगे, उसको कम कर देंगे। कहने का मतलब है कि हम लोगों को एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा मिश्रण बनाना है दो चीज़ों में, एक चीज़ ज़्यादा तो एक चीज़ कम। अब आप कहते हो कि भाई मेरे पेट की एक सीमा है,
मेरा खाने की जो डाइट है उसकी एक लिमिट है, मेरा पेट भर जाना चाहिए। अगर मेरा पेट भर जाता है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने रोटी ज़्यादा खाई या सब्जी ज़्यादा खाई। कहने का मतलब है मैं ऐसा संतोषी उदासीन व्यक्ति हूँ कि अगर मैंने रोटी या सब्जी कुछ भी ज़्यादा खा लिया लेकिन मेरा पेट भर गया तो मैं खुश हूँ। तो प्रैक्टिकली सेम बात इकोनॉमिक्स में इसी बात को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व या तटस्थ वक्र, जिसका मतलब होता है अगर मेरे पास दो वस्तुएं हो और मुझे दोनों का यूज़ करके अपने आप को संतुष्ट करना हो, अपने आप को खुश करना हो, सेटिस्फाई करना हो, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। एक को ज़्यादा प्रयोग करूँगा तो दूसरी अपने आप कम प्रयोग होगी, और कोई सी भी ज़्यादा कोई सी भी कम हो, अगर मेरी ज़रूरत पूरी होती है तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तटस्थ हूँ, मेरा काम पूरा हो रहा है, एक वस्तु ज़्यादा और एक कम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे समझाता हूँ मैं, ये देखिए ज़रा, ये मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। पहला कॉम्बिनेशन है कि मान लो मेरे पास दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कोई भी नाम ले लो। उदाहरण के लिए मैंने बोल दिया कि आपके घर में खाना बना, तो ये मैंने नाम दे दिया। आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक आपके पास नमकीन है, एक आपके पास मिठाई है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों में से आपको दोनों ही खानी है, लेकिन दोनों बराबर बराबर मिलेगी नहीं। पहला संयोग है कि आप एक पीस मिठाई का ले लो और एक पीस आप एक बाउल नमकीन का ले लो और 17 पीस मिठाई के खा सकते हो। अच्छा, फिर आपने बोला नहीं नहीं मेरे को तो नमकीन ज़्यादा खानी है, तो जैसे ही आप नमकीन ज़्यादा खाओगे ना तो हम आपको मिठाई ज़्यादा नहीं देंगे। पहले कितनी मिठाई खा रहे थे, 17, अब हम घटा देंगे, बोलेंगे नहीं 12 ही मिलेगी। फिर आप कहते हो नहीं मुझे तो 3 पीस या 3 बाउल जो है, 3 कटोरी जो है वो नमकीन खानी है, 3 कटोरी खानी है, तो हम बोलेंगे नहीं अब आपको मिठाई और भी कम देंगे। जैसे जैसे आप नमकीन ज़्यादा खाते जाओगे आपको मिठाई कम करते जाएंगे, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो पेट भर रहा है। अगर मान लो कि आपने मुझे 1 कटोरी नमकीन दी और मैंने 17 पीस मिठाई के खा लिए, तो भी मैं संतुष्ट हूँ, तो भी मेरा काम हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पूरी उपयोगिता जितनी चाहिए थी उतना फ़ायदा मिल गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि नहीं, मैं नमकीन की 2 बाउल खा लूँगा, 2 कटोरी खा लूँगा और मिठाइयाँ थोड़ी सी कम खा लेता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने 12 पीस मिठाई और 2 खाई, तब भी मुझे उतना ही फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो उतना ही खुश हूँ। अगर आपने और भी कम कर दिया, मान लो कि आपने मुझे नमकीन के तो 4 कटोरी खाने दी, मिठाई के दिए 5 पीस, तो भी मैं खुश हूँ। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ये ऐसा उपभोक्ता है जो इन सभी कॉम्बिनेशंस में संतुष्ट है और सभी के अंदर इसको बराबर उपयोगिता मिल रही है, इसको कहीं भी कोई अंतर नहीं आता, सब जगह तटस्थ है, तो इसको हम बोलते हैं तटस्थ वक्र। अब एक बार ये देखते हैं ज़रा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे नमकीन की 1 कटोरी खाई हमने, तो मिठाई कितनी खानी थी, कितनी मिली, 17। अब अगर मैंने नमकीन की 2 कटोरी खा ली, मतलब नमकीन की 1 कटोरी एक्स्ट्रा खाई, तो यहाँ पे देखो मिठाई कितनी छोड़नी पड़ी, 17 से कितने पे आ गया, 12। इसका मतलब मिठाई के कितने पीस छोड़ने पड़े, 5। अगर हमने नमकीन की कटोरी 2 की बजाय 3 खा ली, 1 कटोरी ज़्यादा खा ली, तो मिठाई के कितने पीस छोड़ने पड़ेंगे, 12 से 8, तो हमें 4 पीस छोड़ने पड़े। अगर मैंने फिर से मांगा कि नहीं मुझे 1 कटोरी और चाहिए, तो 1 कटोरी और मिलेगी, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई अब तो मिठाई फिर और कम करनी पड़ेगी, 3 पीस मिठाई के छोड़ दो। आप कहते हो नहीं मेरा तो पेट भरा ही नहीं, मेरे को तो और ज़्यादा नमकीन खानी है, तो ठीक है 1 कटोरी नमकीन और ले लो, लेकिन उस केस में आपको 2 पीस मिठाई के और छोड़ने पड़ेंगे। आप तब भी नहीं मानते और तब भी कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो 1 पीस कटोरी या 1 कटोरी नमकीन और चाहिए, तो हम और आपके लिए कम कर देंगे। तो ये हमने निकाला। अब ये है क्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है क्या, इस बात को समझें। हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, दोनों की मात्रा सीमित है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, दोनों में से एक को चुनना है, दोनों को एक साथ चुनना है। जब हम इन दोनों को चुनेंगे तो एक को बढ़ाने पे दूसरा घटाना पड़ता है। अब हम समझेंगे इस बात को कि अगर मैं नमकीन ज़्यादा खाना चाहता हूं तो मुझे मिठाई को छोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। 1 कटोरी नमकीन एक्स्ट्रा लेने के लिए मुझे मिठाई के कितने पीस छोड़ने पड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। जैसे यहाँ पे मैं 1 से दूसरी कटोरी मांगता हूँ, तो मैंने कितने नमकीन की कितनी कटोरी एक्स्ट्रा मांगी, 1 कटोरी एक्स्ट्रा मांगने के लिए मुझे कितने पीस मिठाई छोड़ने पड़े, 17 से घट के 12 में आ गया 5 पीस। इसका मतलब है 1 कटोरी अगर नमकीन एक्स्ट्रा मांगी तो 5 पीस मिठाई के छोड़ने पड़ेंगे। अगली बार मैंने फिर से 2 से 3 कटोरी पे आया, 1 कटोरी फिर एक्स्ट्रा मांगी, अब की बार मिठाई के कितने पीस छोड़ने पड़े, 4। फिर 3 से 4 कटोरी एक और बढ़ाई मैंने, तो एक और बढ़ाते ही मुझे मिठाई के फिर कितने पीस छोड़ने पड़े, 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। इस तरह से 1 कटोरी नमकीन के लिए मिठाई के जितने पीस मुझे त्यागने पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब ध्यान से देखें, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घट रही है, 5, 4, 3, 2 और 1 ऐसे घटती जा रही है। अगर ये ऐसे घटती जाएगी तो हम इसको नाम दे देते हैं, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS,
डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अभी चिंता ना करें, ये तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब हम पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो हिंदी में हम बोलते हैं ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो इसको हिंदी में नाम दे देते हैं ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। एक बार देखिए, मैं फिर से हल्का सा आपको बताता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, बेहद सिंपल आसान बात है, कुछ मुश्किल नहीं। हमने पढ़ा कि आपके पास में दो वस्तुएं हैं, आपको दोनों को मिला के एक साथ काम में लेना है। दोनों आपको बराबर बराबर या दोनों ज़्यादा नहीं मिल सकती, एक ज़्यादा लोगे तो दूसरी में से कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ ज़्यादा लेने के लिए दूसरी चीज़ जितनी छोड़नी पड़ेगी उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके घर में दो चीज़ें आई, आपके घर में आम भी आया, आपके घर में केला भी आया, दो चीज़ें आपके पास में हैं और आप कहते हो भी मैं तो दोनों खाऊंगा, ठीक है दोनों मिलेगी। लेकिन आपकी माता जी कहती हैं कि देख दोनों ऐसे नहीं है कि भी पेट भर के आम भी खा लिया और पेट भर के केला भी खा लिया। आम ज़्यादा खाएगा तो केले छोड़ने पड़ेंगे, केले ज़्यादा खाएगा तो आम छोड़ने पड़ेंगे, एक चीज़ ज़्यादा लेगा तो दूसरी कम करनी पड़ेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे 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 नीचे गिरता जाता है। नीचे गिर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ह्रासमान है, घटता हुआ है, अंग्रेजी में बोलेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आपने आम भी खाए, केले भी खाए, आप कहते हो कि मैं 4 आम खा लूँ 3 केले खा लूँ तो भी मुझे उतनी संतुष्टि मिलती है। अगर आम 4 की जगह 5 खाऊं और केले 2 खा लूँ तो भी मुझे उतनी संतुष्टि मिलती है। और अगर मान लो कि मैं आम 6 खा लूँ और केला 1 ही मिले तो भी मुझे उतनी संतुष्टि मिलती है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो इन सभी कॉम्बिनेशंस में एक जैसी संतुष्टि हासिल करते हो, एक जैसी उपयोगिता आपको मिलती है, एक जैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हम बोलेंगे कि जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति को, जिस उपभोक्ता को सभी संयोगों में, सभी कॉम्बिनेशन में बराबर संतुष्टि मिले तो बोलेंगे उपभोक्ता तटस्थ है। और इसी तटस्थ को, इसी इंडिफरेंस को एक ग्राफ पे उतार दें तो बन जाता है तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व। देखिए मैं इसको ग्राफ पे उतार के दिखाता हूं आपको, बहुत आसान सिंपल सा है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, एक साइड मैंने ले लिया y, एक साइड मैंने ले लिया x। x वाली चीजें हम नीचे उतार लेते हैं। देखो मैंने ले ली 1 2 3 4 5 और 6 तक ले आया। दूसरी तरफ हमें ले जाना है ऊपर की तरफ, तो आइए मैं इसको 17 तक ले जाता हूं। तो अगर मैं एक एक करके लूंगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं 2 से ले लेता हूं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ये लिखिए मैंने ले लिए। अब इनको ग्राफ पे उतारते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले देखिए जहां पे a जो है, x जो है, x कितना है 1, एक वस्तु x 1 है और y वस्तु कितनी है 17। तो सबसे पहले इस तरफ y हमारा, इस तरफ x है, y में 17 ढूंढिए। ये 18 है तो y में 17 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। और एक ये रहा, तो इन दोनों के ऊपर चलते हैं। देखो मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार, ये लो, इन दोनों के ऊपर चलते हैं, यहाँ से यहाँ गए, इनको मिलाओ जरा कॉम्बिनेशन को, ये मिला दिया मैंने। उसके बाद अगला देखो, x कितना है 2 और y कितना है 12। तो x 2 ये रहा, ऊपर की तरफ चलो, इधर से लाओ 12 में मिला के। तो जैसे मैंने ये मिलाया, ये आ गया कुछ यहाँ पे, ये यहाँ आ गया। उसके बाद ये है 3, x 3 है और ये है 8, तो 3 ये रहा, 8 कहाँ है, 8 ये रहा। 3 और 8 को मिलाओ। उसके बाद चलो 4 और 5, 4 यहाँ से लो, 5 यहाँ से लाओ, तो 4 और 5 आ गया कुछ यहाँ पे इस जगह। उसके बाद 5 और 3, 5 ये रहा, 3 जो आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है कहीं पे, 5 और 3 यहाँ रहा। उसके बाद 6 और 2, 6 ये रहा और 2 ये रहा। अब इन सब को हम लोग मिला देते हैं आपस में। इन सब को मैंने मिला दिया। जैसे इन सब को मिलाया तो सारे कॉम्बिनेशन बन के आ गए। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा रहा होगा, ये ए कॉम्बिनेशन है, ए संयोग है, ये बी संयोग है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर आप मिलाना चाहें तो यूं भी मिला के देख सकते हैं। ये 17 था और ये यहाँ था, इसको मिलाएं तो ये 12 था और ये 2 था। हम चाहें तो इस तरह से इनको मिला सकते हैं, जो भी संयोग रहा होगा। 8 और 3 आ गया, ये तो आ गया 3 और 8। उसके बाद में कितना, 4 और 5, और लास्ट का कितना है 6 और 2, 2 और
6। तो इस तरह का ग्राफ बन के आ गया। अब ये जो वक्र बन के हमारे सामने आया, इस वक्र को हम बोलते हैं कि ये वक्र तटस्थता वक्र है, या इसी वक्र को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व है। ये इंडिफरेंस कर्व हमें क्या दिखा रहा है? ये इंडिफरेंस कर्व बताता है कि एक उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं थी, दोनों को मिला के काम में लेना है। जैसे जैसे एक वस्तु को ज़्यादा यूज लेगा तो दूसरी को कम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो संयोग बनेंगे, जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसा पहला कॉम्बिनेशन क्या बना, पहली वस्तु की एक क्वांटिटी और दूसरी कितनी मात्रा, 17। दूसरा संयोग कहता है पहली वस्तु की 2 मात्रा और दूसरी की 12। ऐसे कई सारे संयोग बन रहे हैं। इस उपभोक्ता को सभी जगह समान संतुष्टि मिल रही है। कोई सा भी संयोग ले लो, यहाँ भी उतना ही खुश है, यहाँ भी उतना ही खुश है, यहाँ भी उतना ही खुश है, यहाँ भी इतना ही और यहाँ भी इतना ही। तो अगर उपभोक्ता को एक वक्र के सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिले तो उसको हम बोलते हैं तटस्थता वक्र है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है या हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो हम बोलेंगे तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके सभी बिंदुओं पे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि और समान उपयोगिता मिलती है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके सभी पॉइंट्स पे एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेम यूटिलिटी मिलती है। इसका मतलब है उपभोक्ता सभी बिंदुओं पे इंडिफरेंट है, वो सभी बिंदुओं पे खुश है, तटस्थ है। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो जैसे मन करे वैसे कर दो, चाहे तो एक चीज़ की मुझे 6 क्वांटिटी, दूसरी की 2 दे दो, एक की 4 दूसरी की 5 दे दो, एक की 1 और दूसरी की 7 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आसान एग्जांपल देता हूं। आप ऐसे उपभोक्ता हो, ऐसे व्यक्ति हो, और ये एग्जांपल भी नहीं समझ में आया तो भाई फिर तो भगवान मालिक। आपने डिसाइड कर लिया भाई देखो मुझे फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट डिवीजन चाहिए, मुझे 60% नंबर चाहिए। अब गोली मारो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, नंबर हिंदी में आए, गणित में आए, संस्कृत में आए। आप एक काम करो, गणित में बहुत सारे नंबर दे दो, हिंदी में कम दे दो, लेकिन टोटल मिला के कितने देना? 60। अच्छा, ये भी नहीं बैठ रहा तो एक काम करो, मुझे संस्कृत में ज़्यादा नंबर दे दो और दूसरे विषय में कम दे दो। कहने का मतलब है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा और कौन से में कम आए, मेरे तो कुल मिला के 60 नंबर आ जाने चाहिए। मेरे 60 नंबर आए, मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई, मैं सब में खुश हूँ। अब सोचिए, मैं इसी का कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊँ आपको एक बार। देखो, जब हम वस्तुओं की, इन सब चीज़ों की बात करते हैं ना, तो बात समझ में कम आती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एग्जाम्पल जब फ्रेम करो तो खुद पे ले लो, अपने आप पे। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये तो आपकी 2 टेस्ट हुए आपके, ठीक है, एक तो इंग्लिश का है, एक हिंदी का है। इंग्लिश हिंदी भी छोड़ो, लो आपके लेवल की बात करता हूँ मैं। ये कॉलेज लेक्चरर का पेपर था, और ये था फर्स्ट पेपर, और ये था सेकंड पेपर। 2 पेपर दिए आपने, और दोनों पेपर को मिला के सिलेक्शन होना है। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों का जो वेटेज है, दोनों का जो भार है, बराबर है। आपके पेपर में है नहीं, आपके पेपर में सेकंड पेपर ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मान लेते हैं दोनों। अब मान लो कि ये भी 100 नंबर का पेपर था, ये भी 100 नंबर का पेपर था, तो कुल मिला के नंबर कितने में से आने? 200 में से नंबर आने। अब आप कहते हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सिलेक्शन हो जाता है 50% नंबर पे, 50% पे सिलेक्शन हो जाता है। तो 200 में से 50 किया तो कितना आ गया? 100 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे ही आए, फर्स्ट पेपर में 100 में से 100 आ जाए और सेकंड में 0 आया। मान लो कि कोई न्यूनतम मार्क्स नहीं है, सेकंड में 0 आया तो भी मैं खुश हूँ। चलो 0 नहीं लेते, थोड़ा सिंपल लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कैसे ही आ जाए, चाहे पहले पेपर में 90 नंबर आ जाए, दूसरे में 10 आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ। मेरे टोटल कितने चाहिए? 100। फिर मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, मान लो कि इसमें 80 नंबर आए और इसमें 20 आ जाए, तब भी टोटल कितना आ गया? 100, तब भी मैं खुश हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मान लो यहाँ मेरे 70 नंबर आए और यहाँ 30 आ गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 60 आए, यहाँ 40 आए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 50-50 आए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली मेरे को तो पास होने से वास्ता है, सब जगह मैं पास हो रहा हूँ। सब जगह टोटल करने पे मुझे एक समान लाभ, एक समान उपयोगिता, एक समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब है मैं इन सभी बिंदुओं पे, सभी कॉम्बिनेशन पे तटस्थ हूँ, इनडिफरेंट हूँ। आप तो कोई सा सब्जेक्ट में जो नंबर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है पास होना, मैं पास हो रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को। तो ये जो चीज़ है, ये है आपकी तटस्थता वक्र। ऐसे वक्र पे, एक ग्राफ पे इन सारे कॉम्बिनेशन को उतार देना, इन सभी कॉम्बिनेशन पे उपभोक्ता को संतुष्टि बराबर मिले तो तटस्थता वक्र कहलाएगा। ये तो अभी हमने एक शब्द समझा कि तटस्थता वक्र कहते किसे। अभी हम सिर्फ ये मान लो समरी कर रहे हैं, डिटेल में जब पढ़ेंगे तब तो आप पूछो ही मत कि क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना ही मान लेते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत आसान विषय है नहीं, और पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, दोनों के लिए बहुत मेहनत चाहिए। चलो अब हम मानते हैं कि मैंने बोला कि उपभोक्ता को एक समान उपयोगिता मिलेगी। उपयोगिता को विश्लेषण करने के, उपयोगिता को एनालाइज करने के 2 सिद्धांत होते हैं, मेनली 2 ब्रांचेज हैं इसकी। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है, एक कंज्यूमर किसी चीज़ को यूटिलाइज करता है, कंज्यूम करता है, तो उसको कितना फ़ायदा मिला, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी या उपयोगिता। इसके बारे में 2 तरह की अवधारणाएँ हैं। पहली अवधारणा है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी।
तो पहली अवधारणा को हम लोग नाम देंगे कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरी को नाम देंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। हिंदी में देखते हैं, पहली को बोलते हैं गणनावाचक सिद्धांत और दूसरी को बोलते हैं क्रमवाचक। इसमें मतलब क्या है? कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, तो उनके हिसाब से उपयोगिता का मापन संभव है। अंग्रेजी में अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू देम मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। इसका मतलब हम संख्याओं में बता सकते हैं कि अगर मान लो कि मैंने 2 आम और 2 केले खाए तो मुझे कितनी उपयोगिता मिली, तो उसको संख्याओं में, उसको नंबर में मापा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गए गणनावाचक सिद्धांत या कार्डिनल यूटिलिटी वाले, जिनके हिसाब से उपयोगिता नपेगी। दूसरे तरह के लोग हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी वाले, क्रमवाचक सिद्धांत वाले। वो कहते हैं भाई साहब देखो ऐसा है कि ये जो संतुष्टि है ना, उपयोगिता है, संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, ये सिर्फ मानव बुद्धि की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, विचार हैं। इनको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन नापा नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए इन लोगों के हिसाब से क्या है, ये कहते हैं कि मान लो आप आज बहुत आपका मन कर रहा है कि मुझे ना मिठाई खानी है, और आपको एक मिठाई का पीस, आपकी पसंदीदा मिठाई का पीस दे दिया जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपको रसगुल्ला पसंद है, आपको रसगुल्ला दे दिया और आपने रसगुल्ला खा लिया। अब आप ये तो बता सकते हो कि मैं संतुष्ट हुआ, लेकिन मैं पूछूं कि भाई साहब कितने संतुष्ट हुए, तो आप बता सकते हो कि मैं इतना या इतना संतुष्ट हुआ, नहीं ना। लेकिन ये हो सकता है कि पहले मैंने 1 रसगुल्ला दिया, फिर मैंने आपको 4 दिए, तो ये तो बता सकते हो कि 1 रसगुल्ला खाने से मुझे संतुष्टि मिलती है कम और 4 खाने से मिलती है ज़्यादा। तो ये कहते हैं कि भाई कम ज़्यादा बता सकते हो, तुलना कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते कि संतुष्टि कितनी मिली। तो पहले टाइप के लोगों के हिसाब से यूटिलिटी को, उपयोगिता को नापा जा सकता है, संख्याओं में, नंबर्स में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरे तरह के लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, इसको तो खाली महसूस किया जा सकता है, ये तो सिर्फ मानव बुद्धि का विचार है, इसको नापा तोला नहीं जा सकता। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी वाले, क्रमवाचक वाले लोग हैं, इन्होंने ही सिद्धांत दिया जिसका नाम है तटस्थता वक्र। ये कहते हैं कि ये बताया जा सकता है कि सब बिंदुओं पे, जितने भी बिंदु तटस्थता वक्र के, सब पे उपयोगिता समान है, कम है या ज़्यादा है, लेकिन नापा नहीं जा सकता। चलो ये हमें समझ में आया कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है। अब इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई सिद्धांत पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में जब भी कोई सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी, जिनको हम अजम्पशन बोलते हैं। अगर आपने वो मान्यताएं नहीं मानी तो वो सिद्धांत काम नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मांग का नियम पढ़ रहे हो आप, डिमांड रूल पढ़ रहे हो, तो डिमांड रूल सिर्फ तभी काम करेगा अगर हम उसकी मान्यताओं को सही माने। तो कुछ चीज़ों को पहले से विचार करके मान के चलना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लो घूमने जा रहे हो और आप कहते हो कि मुझे ठंड नहीं लगेगी, तो पहले मानना पड़ेगा ना ठंड क्यों नहीं लगेगी। आप मान रहे हो कि देखो अचानक से मौसम में बदलाव नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, ओले नहीं पड़ेंगे, अगर सब चीज़ें ठीक रही तो आपको ठंड नहीं लगेगी। लेकिन आपने माना मुझे ठंड नहीं लगेगी, बाहर निकले बर्फ़ पड़ गई, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में जब कोई चीज़ पढ़ेंगे, हम सिद्धांत पढ़ेंगे, तो कुछ अजम्पशन, मान्यताएं हमें लेनी पड़ेगी। तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व पढ़ने में क्या क्या मान्यताएं वैलिड है वो लेनी पड़ेंगी। पहला 2 वस्तुएं, इसका मतलब है कितनी गुड्स होंगी, 2 गुड्स, एटलीस्ट 2 गुड्स आर देयर, तो 2 गुड्स होंगी, 2 वस्तुएं होंगी। अगला है विवेकशील उपभोक्ता, मतलब जो भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो रेशनल है। रेशनल का मतलब समझते हैं आप? विवेकशील का मतलब है उपभोक्ता जब निर्णय लेगा तो अपने दिमाग लगा के, विवेक से, तर्क बुद्धि लगा के, सोच समझ के निर्णय लेगा। पागलपंथी नहीं कि कुछ भी उठाए कुछ भी क्या, नहीं, एनालाइज करेगा कि ये चीज़ कम खानी चाहिए, ज़्यादा खानी चाहिए, महंगी है, ये सस्ती है। वो पूरे विवेक से सोच समझ के निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। उपभोक्ता व्यवहार अपरिवर्तित, इसका मतलब है कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो अनचेंज रहेगा। इसका मतलब क्या है? हम ये मान के चलेंगे कि उपभोक्ता की जो कमाई है, उसकी इनकम है, वो पहले जितनी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। हम मानते हैं कि उपभोक्ता की जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो चेंज नहीं होंगी, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो नहीं बदलेंगी। जैसे सोचो ज़रा, एक आदमी कहता है कि भाई मुझे मिठाई खाने से सेम उपयोगिता मिलती है, नमकीन मिठाई खाने से सेम उपयोगिता मिलती है। लेकिन मान लो कि अचानक से उसको शुगर हो जाए और उसका टेस्ट जो है वो मीठे के प्रति उसको घृणा हो जाए, वो मीठा खाता ही नहीं है, मीठा खाने से उसको संतुष्टि क्या, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता, तो बात बिगड़ जाएगी ना। तो हम ये मानेंगे कि उपभोक्ता के व्यवहार में, उसकी आदतों में, उसकी कमाई में, किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरा हम मानेंगे कि जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो घटती रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब भी किसी चीज़ की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग आप करोगे तो आपको उससे जितनी उपयोगिता मिलेगी वो दिन दिन घटती जाएगी। मतलब किसी चीज़ की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से उसका जो यूज़ है, उसका जो बेनिफिट है, आपको वो कम मिलेगा। अब ये तो हो गई मान्यताएं। अब इन मान्यताओं के आधार पर
तटस्थता वक्र की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, और यही मेन क्वेश्चन का मुद्दा है। अगर आपको विशेषताएं आती है तो वो क्वेश्चन आप अपने आप आंसर कर सकते हो, जिसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत भी नहीं है। पहला क्या है? पहली प्रॉपर्टी है नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको तो हिंदी में ये पॉइंट कहता है कि इसकी जो ढाल है, तटस्थ वक्र जब बनेगा तो इसकी ढाल नकारात्मक होगी। तो पहला पॉइंट हो गया नकारात्मक ढाल। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अगर ये ग्राफ है तो नकारात्मक ढाल की बात जब आएगी तो नकारात्मक ढाल कुछ इस तरह की होती है, सीधी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। जब जब ऐसी ढाल बनेगी नकारात्मक है। क्यों बनेगी और ये कहां से कहां तक जा रही है? ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, या मैं बोलूं बाएं से दाएं की तरफ बढ़ती हुई नकारात्मक झुकी हुई ढाल होगी। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इन डिफरेंस कर्व की ढाल कैसी होती है, आप क्या बोलोगे? नेगेटिव ढाल होती है, ऋणात्मक होती है, या ऊपर से नीचे की तरफ होती है, या बोलोगे कि बाएं से दाएं को जाती हुई होती है? एक क्वेश्चन हो गया। क्यों होती है ये सवाल है। इसलिए होती है कि जब भी दो चीज़ों के अंदर विपरीत संबंध हो, याद कर लेना, जब दो चीज़ों के अंदर विपरीत संबंध हो, उनको अगर ग्राफ पे उतारा जाए, इफ़ टू थिंग्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड इफ़ यू पुट देम ऑन ग्राफ, तो उनका जो ग्राफ है वो हमेशा इसी शेप में बनेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहला तो पॉइंट हुआ कि नकारात्मक ढाल होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होगी। अब सवाल है कि क्यों होगी। क्यों होगी का पॉइंट अब देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास वस्तुएं कितनी हैं, ए और बी, दो वस्तुएं हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु 1, 2, 3 और 4 बहुत है, इतना ले लूं। दूसरी को लेंगे तो वो हमेशा 4, 3, 2 और 1 घटती हुई होगी। तो एक जब बढ़ रही है, 1 से 2 हो रही है, तो दूसरी 4 से 3 हो रही है। इनको अगर एक ग्राफ पे उतारा जाए तो ये लीजिए, एक साइड मैंने ले लिया ए, एक साइड मैंने ले लिया बी। इनको उतार देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। आइए इनको ग्राफ पे उतारते हैं। तो लो, मैंने इनको ग्राफ पे उतारा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ए कितना है? 1। ए ये रहा 1। जब ए 1 है तो ये कितना है? 4। तो इसके सामने 4 ढूंढो, ये रहा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब चलते हैं इधर से 2 और 3। 2 ये रहा, ये रहा। 3 कहाँ? ये रहा। 3 के ऊपर आओ, 2 से मिलाओ। 3 और 2, ए में ढूंढो 3, ए ये रहा, इसमें 3 ढूंढो, ये रहा, और इसका 2, इसका 2 ऊपर लाओ, ये लो। 4 और 1, 1 ये रहा, 4 ये रहा। अब इन सारे बिंदुओं को आपस में मिला दो। सबको आपस में मिलाओगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ढाल नकारात्मक है, और यही तो होता है। देखो इधर, जब हमने तटस्थ वक्र के लिए ये पॉइंट पढ़ा तो हमने पढ़ा ना, 1 है तो ये 17 है, ये 2 हुआ, ये बढ़ा तो ये घटा, 2 से 3 हुआ, ये बढ़ रहा है, 12 से 8 हो गया, घट रहा है, ये 3 से 4 हुआ तो बढ़ा, और यहाँ पे 8 से कितना हो गया? 5। एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, मतलब दोनों में विपरीत संबंध है, दोनों एक दिशा में नहीं चल रहे। और अगर विपरीत संबंध है तो ये ढाल हमेशा इसी तरह का बनेगा। तो पहली विशेषता हमें समझ में आ गई। अब एग्जाम में याद करो, वो जो क्वेश्चन था उसमें विशेषता दी हुई थी 4 कि तटस्थ वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये विशेषताएं हमें नजर आ रही हैं। दूसरा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उन्नतोदर। उन्नतोदर होता है हमेशा। उन्नतोदर का मतलब है ये जो है ये हमेशा इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये जो इसका ओरिजिन है, जो इसका बेसिस है या बेस है, बेस से हमेशा इसी तरह का बनेगा। क्यों बनेगा? मैंने अभी बताया कि 2 कारण है। एक तो मैंने बताया कि 2 चीज़ों के बीच में विपरीत संबंध है, ये इसका मेन रीज़न है। और दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा कारण मैंने आपको बताया जो हमने पहले पढ़ा था, जिसका नाम था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी है? घटती हुई है। तो अगर वो घटती हुई है तो हमेशा संबंध ऐसा बनेगा, इसलिए उन्नतोदर कहलाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था कि ये कैसा है, कॉन्वेक्स है या उन्नतोदर है। अब और आगे चलते हैं, तीसरी चीज़ देखते हैं। ये क्या है? मान लो कि ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर सबसे पहले एक तटस्थ वक्र बनाया गया। ये तटस्थ वक्र बन गया। इस तटस्थ वक्र के कितने भी बिंदु हों, सभी बिंदुओं को अगर हम देखें तो सब बिंदु एक एक संयोग या एक एक कॉम्बिनेशन बताएंगे, और इन सभी कॉम्बिनेशन पे उपभोक्ता को एक समान लाभ या एक समान संतुष्टि, एक समान उपयोगिता, एक समान यूटिलिटी मिलती है। तो उपभोक्ता कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला कॉम्बिनेशन दे दो, ये दे दो, ये दे दो, या ये दे दो। अब अगर मान लो कि इसके ऊपर यहाँ पे एक और तटस्थ वक्र बना दिया जाए, यहाँ पे एक और तटस्थ वक्र बना दिया जाए, यहाँ पे एक और बना दिया जाए, तो जब जब तटस्थ वक्र
ऊंचे होंगे तो जितना ऊंचा तटस्थ वक्र है वो उतनी ही ऊंची सेटिस्फैक्शन या उतनी ही ऊंची संतुष्टि दिखाता है। तो अगर मान लो कि पहला तटस्थ वक्र ये है तो यहाँ आपको इतनी संतुष्टि मिल रही है, तो अगर तटस्थ वक्र ऊपर की तरफ जाएगा तो संतुष्टि उपयोगिता बढ़ेगी, और ऊपर जाओगे तो और उपयोगिता बढ़ेगी, और ऊपर जाओगे तो और उपयोगिता बढ़ेगी। तो एक विशेषता इसकी ये हो गई कि तटस्थ वक्र जब जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ती हुई उपयोगिता को दिखाते हैं। हिंदी में अगर हम बोलें तो हिंदी में हम बोलेंगे ऊंचा वक्र ज्यादा संतुष्टि दर्शाता है। तो जितना ऊंचा वक्र उतनी ज्यादा संतुष्टि। दूसरी भाषा में बोलूं, तटस्थ वक्र जितना नीचा उतनी संतुष्टि भी नीची। इसमें सबसे ज्यादा संतुष्टि तो इसमें कम, इसमें ज्यादा तो इसमें कम, इसमें ज्यादा तो इसमें कम। सबसे कम किसमें? ये वाले में, सबसे ज्यादा ये वाले में। तो दूसरी विशेषता इसकी हो गई। अब देखते हैं हम अगली विशेषता। अगली विशेषता है नॉट कंपल्सरीली पैरेलल। इसका मतलब है सदैव समांतर होना जरूरी नहीं। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिए जरा। ये हो गया, ये पहला तटस्थ वक्र है। अब इसी के ऊपर मैंने एक और तटस्थ वक्र बनाया, ये बना दिया मैंने। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। एक और तटस्थ वक्र बनाया, ये भी एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब ये समानांतर हो सकते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि जरूरी नहीं है ये ऐसे ही हो। इसका मतलब ये ऐसे भी हो सकते हैं। यहां से और कर दूं मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे, ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब इनकी जो गैप है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों होगा ऐसा, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों हो सकता है। तो एक और विशेषता पता चली कि इनका समानांतर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा समानांतर होना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इनका गैप कम और यहाँ पे ज़्यादा हो। उसके बाद अगली विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटते। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटते। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट। दो तटस्थ वक्र आपस में कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि समझिएगा जरा, मान लो कि ये एक बिंदु है, इस तटस्थ वक्र का एक बिंदु है, इसका भी एक बिंदु है। ये बिंदु मैंने यहाँ से मार्क किया। ये बिंदु दिखाता है कि यहाँ पे उपभोक्ता को दोनों तटस्थ वक्र में समान संतुष्टि मिल रही है, एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमेशा अलग अलग तटस्थ वक्र उपयोगिता की या संतुष्टि की अलग अलग मात्रा को दिखाते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग तटस्थ वक्र पे उपभोक्ता को एक समान लाभ हो रहा हो? संभव नहीं है, थ्योरी के हमारे अगेंस्ट है। इसका मतलब ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और सिमिलरली कभी भी ये अपने अक्ष को नहीं छू सकते, कैन नॉट टच द एक्सिस, अक्ष को नहीं छू सकते। इसका मतलब क्या है, ये तटस्थ वक्र अगर हमने बनाया तो ये ऐसा बन सकता है, लेकिन कभी भी ये तटस्थ वक्र ऐसे नहीं बनेगा कि यहाँ से काट दिया हमने, इसको टच किया, संभव नहीं है। ऐसा भी संभव नहीं है कि यहाँ से तो टच नहीं कर रहा लेकिन यहाँ टच कर गया, ये दोनों ही संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जब ये टच करता है तो एक वस्तु की मात्रा कितनी हो गई? शून्य होगा तभी टच करेगा, और शून्य कभी हो नहीं सकती क्योंकि हम दोनों का उपभोग करते ही करते हैं। तो दोनों को उपभोग करेंगे, इसलिए ये भी मान्यता नहीं हो सकती। अब देखिए, ये मैंने इसकी आपकी मेन प्रॉपर्टीज़ बताई, पूरा नहीं हुआ अभी बहुत कुछ। तो मेन प्रॉपर्टीज़ बताई, इन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अब आप अपने आप देख लीजिए। एक एक विशेषता मैं दिखाता हूँ। पहली विशेषता, एक दूसरे को अक्ष को, दोनों अक्ष को नहीं काट सकते, कभी भी नहीं काटेंगे। दूसरा, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को नहीं काटेंगे। एक हमने पढ़ा कि हमेशा समानांतर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। समांतर हो सकते हैं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। एक मैंने बताया कि जितना ऊंचा वक्र उतनी ज़्यादा संतुष्टि दिखाता है। एक मैंने बताया कि हमेशा उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होते हैं, हमेशा ओरिजिन के कॉन्वेक्स होंगे। एक मैंने बताया कि इनकी जो ढाल है वो हमेशा नकारात्मक होगी या नेगेटिव स्लोप होगी। अब हमें पता है इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं, और हमें पता है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल, गणनावाचक और क्रमवाचक, दो उपयोगिता सिद्धांत हैं, जिसमें से तटस्थ वक्र क्रमवाचक का सिद्धांत है। अब चलते हैं, तटस्थ वक्र कहते किसे? हमने पढ़ा कि तटस्थ वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? टू कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स ये रहा, तो कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व बन गया। are parallel to each other, are L shaped, cannot be parallel to each other, can intersect with each other। दो उन्नतोदर तटस्थ वक्र एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। L आकृति के हो सकते हैं, अभी बात करेंगे इसकी। एक दूसरे के समानांतर नहीं हो सकते,
अब ये देखो हिंदी में जब लिखा गया ना क्वेश्चन, तो हो सकता है टाइपिंग वाले ने लिख दिया एक दूसरे के समानांतर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी है कि एक दूसरे के समानांतर होना, नहीं जरूरी नहीं है। हो सकता है कि समानांतर ना भी हो, एक दूसरे को काट सकते हैं, नहीं भाई किसी भी कीमत पे नहीं काट सकते। एक दूसरे को काटेंगे नहीं। एल आकृति के हो सकते हैं, हाँ एल आकृति के हो सकते हैं। कब? वो हम जो पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। कुछ वस्तुएं होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, पूरक वस्तुएं बोलते हैं। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे की सप्लीमेंट्री या पूरक हैं तब ये एल शेप का बन सकता है, नहीं तो हमेशा कौन सी शेप का बनता था? ऐसे ढाल वाला। लेकिन ये ऐसे भी बन सकता है। ऐसे कब बनेगा? जब वस्तुएं पूरक होंगी। क्यों बनेगा वो मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि इतनी लेबर करके हम एक क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए हैं। कितना गहन नॉलेज, गुड नॉलेज इसके लिए चाहिए। तो इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आरपीएससी का, स्कूल लेक्चरर का या कॉलेज लेक्चरर का पेपर अर्थशास्त्र विषय के साथ दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने सही विषय चुना है। उसका कारण है ये विषय टफ ज़रूर है, लेकिन ये गणित जैसा है, प्रैक्टिकल है, समझ में बैठ गया तो आप 100 में से 100 के नंबर लाओगे, एक नंबर भी कटेगा नहीं। दूसरा क्या है, जब विषय मुश्किल होते हैं ना, तो आप जैसे जो मेहनती बच्चे हैं उनके पास होने का, उनके मेरिट में आने का, उनके नंबर आने का स्कोप ज़्यादा होता है। विषय आसान है, मैं किसी विषय का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। अच्छा हमारा विषय आसान है, मान लेते हैं। कोई भी विषय जो बहुत आसान है तो उसमें बच्चों की भीड़ ज़्यादा होगी। आप मेहनत भी करोगे तो सबके एक जैसे से नंबर आएंगे, इसलिए वहाँ पे अलग से चमकना मुश्किल है। लेकिन जब विषय ऐसा हो, सही गाइडेंस मिल जाए, मेहनत पूरी हो, तो आप बिल्कुल दूर से चमकदार सितारे की तरह चमकोगे। तो अच्छी मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। हम लोगों ने एक नया बैच इसके लिए अभी रिसेंटली शुरू किया है। सफल स्टेप्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो सफल स्टेप के नाम से ही हमारी सफल स्टेप्स के नाम से एप्लीकेशन है। कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। आने वाले टाइम में हम लोग कुछ एक इसके जो टॉपिक्स हैं वो और आपको कवर कराएंगे और आप पैरेलल हमारी एप्लीकेशन पे चले जाएं। कुछ एक फ्री वीडियो हम एप्लीकेशन पे भी डालेंगे। कोर्स तो अपना चल ही रहा है, उसके साथ साथ एप्लीकेशन पे हम कुछ फ्री रिसोर्सेज, कुछ पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल, कुछ पढ़ने के लिए क्वेश्चन आंसर, इस तरह की चीज़ें भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और इसके साथ साथ वो बच्चे जो किसी चीज़ की तलाश पे भटक रहे हैं, वो बच्चे जिन्हें कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा, उन तक भी ये बात पहुँचेगी और इसमें हमारा कोई खर्चा लगता नहीं है, शेयर ही तो करना है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले टॉपिक में अगले किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ मैं आपके दोबारा लेके हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।